नमस्कार दोस्तों। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, केस टेकिंग की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम एफोरिज्म 91 में हैनीमैन सर बताते हैं कि ड्यूरिंग केस टेकिंग, जो क्रॉनिक डिजीज़ की केस टेकिंग के टाइम बताते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई पेशेंट हमारे पास पहले से मेडिसिन कहीं और ले रहा था और उसके बाद हमारे पास आया है, तब क्या होता है कि उसके जो रियल सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, जो क्योंकि वो पहले से मेडिसिन ले रहा था तो उस मेडिसिन के भी कुछ सिम्टम उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो जो रियल नेचर की जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ है वो नहीं बन पाती है। तो ऐसे केस में हैनीमैन सर ने कहा कि अगर हमारे पास समय है तो हम उसको पहले अनमेडिकेटेड सब्सटेंस दे दें और अपनी केस टेकिंग को थोड़े पोस्टपोन कर दें। फिर पेशेंट जब कुछ दिन वो अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन खा करके आता है, मतलब अनमेडिकेटेड यानी कि एक तरह से जो सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है हमारी, ठीक, वो खा के जब आता है तो उसके बाद उसको जो सारे सिम्टम्स हैं मतलब जो है रियल डिज़ीज़ के, ठीक है, ट्रू डिज़ीज़ के, वो आएंगे, तब हम उसका केस फिर से प्रिसाइसली मैनर में लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ है उसको, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी यहाँ पर है नहीं, और पेशेंट चूँकि मेडिसिन मेडिकेटेड पहले से है और वो हमारे पास आया है तब तक वो मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, या तो वो अगर पहले से छोड़ चुका है मेडिसिन वो, तो हम उसके सिम्टम ले लेंगे, लेकिन अगर वो आज तक मेडिसिन खा के हमारे पास आया है तो उस समय हम बहुत जल्दीबाजी ना करें, उसका केस ना लें, उस दिन तो ना लें, उसको क्या करें, थोड़ा सा केस ले करके उसको मेडिकल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे करके भेज दें घर, और उसके बाद वो जब दोबारा हमारे पास आए, ठीक, कुछ दिनों बाद, फिर क्या होगा, वो ट्रू इमेज देगा, उस डिजीज़ की पिक्चर देगा, तो उसे फिर हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये 1891 एफोरिज्म में है। फिर 92 में बताते हैं कि अगर डिजीज़ बहुत एक्यूट नेचर की है, अर्जेंट नेचर की है, तो हमें क्या करना चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हम क्या करें, एक पोर्ट्रेट बनाएंगे डिजीज़ का, ठीक, जिसमें जो भी सिम्टम उसके उस टाइम पर प्रेजेंट होंगे पेशेंट के, ठीक, उन सब को नोट डाउन करेंगे और उन्हीं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक मेडिसिन का चयन करेंगे और उस पेशेंट को दे देंगे। ठीक, तो दो कंडीशन यहाँ पर हैनीमैन सर ने बताई। 91 में ये बताया कि अगर केस बहुत ज़्यादा अर्जेंसी वाला नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, केस टेकिंग को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे। पहले क्या करेंगे, साइक्लेक दे देंगे पेशेंट को, ठीक, अनमेडिकेटेड सब्सटेंस दे देंगे और पेशेंट को घर भेज देंगे। उसके बाद दोबारा जब वो पेशेंट आएगा, ठीक, तब हम उसकी केस लेंगे। और दूसरा केस 92 में ये बताते हैं कि बहुत अर्जेंसी वाला है, उसको ये टाइम नहीं है कि हम उसको घर भेजें एंड मेडिकेटेड दे करके और फिर जो है बाद में केस लें, वहाँ पर वो कंडीशन नहीं लागू होगी। वहाँ पर क्या होगा कि जो भी सिम्टम अब आ रहे हैं उनके आधार पे हमें जो है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ तैयार करना है और फिर मेडिसिन उसी के अनुसार चयन करके पेशेंट को देनी है। ठीक है, पढ़ते हैं 92। बट इफ द डिजीज इज वेरी एक्यूट, द अर्जेंट नेचर of which suffer no delay, and if the physician find no time to seek information concerning the symptom observed before medicine had been restored to, he may have to accept the morbid state of modified by drug and to embrace it in one record। ठीक, तो फिजिशियन को क्या करना है, जब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तब हमें क्या करना है, जो मॉडिफाइड हो गया है उस ड्रग के थ्रू, उन सबको एक पोर्ट्रेट बना लेना है। ठीक, और उसके उस पूरे को ही हमें क्या करना है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के रूप में देखना है। अ डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय द इफेक्ट ऑफ ड्रग improperly employed is usually more serious and dangerous than the original evil and therefore urgently demand appropriate measure of its relief। कह रहे हैं कि जो कि अल्टर्ड होके आती है इस तरह की डिजीज़, तो क्या होता है कि
जो है, हाँ, तो अल्टर्ड होके जब आता है इस तरह का, तो हमें उस अर्जेंसी को क्या करना है, देखना है, क्योंकि वो मोर डेंजरस फॉर्म है। तो उसी के आधार पे अब हमें पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ तैयार करना है और फिर मेडिसिन का चयन करना है। ठीक है, इसके बाद 93 है फॉर्सम है, उसमें हैनीमैन सर कहते हैं, इफ़ एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज इज़ द रिजल्ट ऑफ सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। कह रहे हैं कि अगर जो एक्यूट डिजीज़ या क्रॉनिक डिजीज़ दोनों ही क्या है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के कारण हैं, विच द पेशेंट हेजिटेट टू डिस्क्लोज either spontaneously or upon careful inquiry his friends, if privately applied to, will usually furnish the desired information। कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा उसके साथ अनफॉर्चुनेट हो गया है जो पेशेंट बताने में अक्षम है, पेशेंट नहीं बता पा रहा है, ठीक है, कुछ उसके साथ हेजिटेट कर रहा है डिस्क्लोज करने में अपनी चीज़ों को, तो क्या करना है, केयरफुल, बहुत ही केयरफुल तरह से हमें वो इंक्वायरी लेनी है, उनके फ्रेंड्स से लेनी है, या फिर प्राइवेटली अलग से बुला के उसको क्या करना है, लेना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, इसी में एक एफॉर्जम वो फुटनोट है 93 एफॉर्जम में ही, कि किस तरह के सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, ये बताते हैं सर कि circumstances the disclose of which reflects disgrace upon the patient and which are not readily or willingly mentioned by him or his attendant must be traced out by the physician through skillful constructed question or private inquiries। ठीक, कुछ ऐसा जो पेशेंट या उसके अटेंडेंट बताने में हेजिटेट कर रहे हैं, तो वो प्राइवेटली इंक्वायरी करनी चाहिए, उसको अलग से फिजिशियन को इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है, और या फिर फिजिशियन इतना स्किलफुल हो कि वो उनसे ही वो चीज़ें किस तरह से निकलवाए। ठीक है, द फॉलोइंग मे बी इन्यूमरेटेड इन दिस क्लास। इस क्लास में जैसे कि पॉइजनिंग का केस है और पेशेंट खुद अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि मैंने जहर लिया है, मैंने पॉइजन लिया, या उसके अटेंडेंट भी नहीं बताना चाहेंगे, तो किस तरह से हमें लेना है। या सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइड का केस हो, मैस्टरबेशन का केस है, सेक्सुअल एक्सेस ऑफ ऑर्डिनरी और अननेचुरल काइंड के सेक्सुअल चीज़ों में इंडल्जेंस है उसका, एब्यूज़ ऑफ वाइन, लिकर, पंच एंड अदर हीटिंग बेवेगर्स इंक्लूडिंग कॉफ़ी, ओवर ईटिंग in general or of particular hurtful foods, infection with venereal disease or other itching, unrequited love, jealous, domestic discord, mortification, grief in consequence of family misfortunes, maltreatments, suppressed feeling of revenge and humiliation, pecuniary losses, superstitious fear, wants, malformation of sexual organs, hernia, prolapse, etc। तो ये कंडीशन हैनीमैन सर ने दी कि ये कंडीशन हो सकती है जिसमें पेशेंट क्या करे, हेजिटेट करेगा। अगर वो सुसाइडल केस हो सकता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब किसी तरह की उसको क्या है, लिकर लेने की वो आदत है ना, कोई ड्रग्स लेने की आदत है, या सेक्सुअल इंडल्जेंस है किसी चीज़ का, ठीक, या फिर उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ है किसी चीज़ें, मॉर्टिफिकेशन है, किसी रिवेंज वाली चीज़ें हैं, सेक्सुअल मेलफॉर्मेशन है ऑर्गन्स का, हर्निया है, प्रोलैप्स है, तो इन सब कंडीशनों में पेशेंट शुरुआत में आएगा तो हेजिटेट करता है। तो हमें किस तरह से इंक्वायर करना है, चीज़ों को लेना है। ठीक है, यहाँ पर हैनीमैन सर यही बताते हैं। इसके बाद 94 एफॉर्ट्सम कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज शुड बी कंडक्ट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पेशेंट, हिज usual occupation, habits of living, his diet, his domestic relations, etc. should be carefully considered in order to discover to what extent error of living participate in the production and maintenance of disease, and what will be the appropriate means of their ultimate removal and the restoration of health। यहाँ पर हैनीमैन सर, जो कि एफॉर्जम नंबर 5 में भी हैनीमैन सर ने कहा था कि अगर क्रॉनिक केस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये ना भूलें कि पेशेंट कैसी कंडीशन में रह रहा है,
क्या किस तरह का ऑक्यूपेशन वो कर रहा है, ठीक, उसकी फैमिली बैकग्राउंड्स और बाकी चीज़ें कैसी हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। फुटनोट भी है कि इन क्रॉनिक डिजीज ऑफ द फीमेल सेक्स पर्टिकुलर अटेंड should be paid to pregnancy, sterility, inclination to sexual intercourse, childbirth, abortion, suckling, and conditions of menstrual discharge, especially in regard to the letter of inquiry, should not be neglected, whether it return too early or to delayed beyond the regular time, how many days it lasts। यहाँ पर फीमेल सेक्स की बात कर रहे हैं कि अगर फीमेल है तो उसके पीरियड से रिलेटेड, उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, स्टर्लिटी है अगर उसको, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के इंक्लाइनेशन, चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, सकलिंग, इन सब कंडीशंस को, मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्जेस हैं उनके बारे में पूरी इंक्वायरी लेनी है कि पीरियड आता है तो किस टाइम पर आता है, जल्दी आता है, लेट आता है, कितने दिन तक रहता है, उसका कलर कैसा रहता है, उसके साथ ल्यूकोरिया की चीज़ें तो नहीं हैं, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत तो नहीं है तो पहले है, बाद में है, साथ में है, उसके साथ पेन है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को भी क्या करना है, इंक्वायर करना है, ठीक है। और साथ में जो है अगर ल्यूकोरिया है तो वो कैसा है, किस तरह का है ना, उस पर इन्फेक्शन तो नहीं है कुछ, इस तरह से चीज़ों को लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अपोर्जम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।